देखिए पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट के बाद फ्यूचर पे आइए। फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी का प्रयोग कब होगा? बिना सहायक क्रिया के। एक होता है विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तब उसको हम विल बी शैल बी को सहायक क्रिया मानते हैं। लेकिन विल बी शैल बी के साथ अगर आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी तो विल बी या शैल बी को हम सहायक क्रिया नहीं मानते हैं। विल या शैल को केवल हम सहायक क्रिया मानते हैं और बी ई को हम मेन वर्ब मानते हैं, क्योंकि वो बी क्रिया का रूप है। बी माने होना, होना की अंग्रेजी वो बी रहती है और विल या शैल सहायक क्रिया रहती है। ठीक, तो होना की जब अंग्रेजी है तो विल या शैल लग जाएगा, तो हो ना की जगह गा आ जाएगा, क्योंकि ना की जगह वो पहचान आ जाती है टेंस की। तो टेंस होगा फ्यूचर इंडिफिनिट, अगर विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं है तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस माना जाएगा। क्लियर? और बी जो है टू बी क्रिया का रूप होगा, विल या शैल इसमें सहायक क्रिया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड नियम और एक्सरसाइज समझते हैं। नियम नंबर 1 है आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल बी लगता है, आप जानते हो। दूसरा नियम में भी यही लिखा गया, ही सी इट यू दे, यानी आई बी के साथ शैल बी, ही सी इट यू दे, तथा सभी एक वचन और बहुवचनकर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। कुल मिला के आप इसको शॉर्टकट में याद कर लिए कि आई बी रहेगा तो शैल बी लगाना है, बाकी चाहे एक वचन हो बहुवचन हो सबके साथ क्या लगेगा? शैल बी। शैल बी नहीं, विल बी। आई बी के साथ शैल बी बताया गया है, आई बी के अलावा सभी के साथ विल बी लगेगा। ट्रांसलेशन करते समय आपको ये ध्यान देना। वो बात अलग है कि अपवाद कभी कभी आ जाता है तो उल्टा हो जाता है। आप टेंस में इसको पढ़ोगे, जैसे मैं यह कार्य अवश्य करूँगा तो अवश्य या जरूर शब्द आता है तो आई के साथ विल लग जाता है। जैसे मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, आई विल मर्डर यू, तो इसमें धमकी प्रकट हो रहा है, अवश्य या जरूर शब्द है। धमकी प्रकट हो तब भी विल लगता है, आई विल मर्डर यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा जान से। ठीक है, आई विल शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सब क्या है? धमकियाँ। यहाँ आई के साथ विल लगता है, बाकी शैल लगता है। ठीक, तो वो आपको टेंस में डिटेल बताया जाएगा अभी, इसके बाद टेंस चलेगा। तो अभी आपको केवल आई बी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी लगा के ट्रांसलेशन करने के लिए दिया गया। तो देखते हैं, उदाहरण देते हैं। हम सफल होंगे, यहाँ होंगे का अंग्रेजी लिखना है ना, वी शैल बी, हम होंगे क्या होंगे? सफल। वैसे होना का अंग्रेजी बीकम भी होता है, बीकम माने होना, इज माने भी होना होता है, जैसे मिल्क इज वाइट ना, लेकिन क्या है, टा है नहीं आ रहा, गा आ रहा है। तो गा आ रहा है तो बी अपने ओरिजिनल रूप में विल या शैल के साथ आती है। ठीक, तो जो टू बी क्रिया का रूप नहीं है, बी क्रिया का रूप, बी का मतलब इज, मार, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, तो बी जो है विल या शैल के साथ होना का अंग्रेजी के लिए आती है, खुद आती है, किसी इज एम आर के रूप में नहीं आएगी, ना तो वाजबर के रूप में आएगी। तो वी शैल बी सक्सेसफुल, हम होंगे क्या होंगे? सफल। ये अगर कोई पूछ लेगा वी शैल बी सक्सेसफुल यानी ये कौन सा टेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटीन्यूअस बताने की गलती मत करना, क्योंकि आपके परीक्षा में टेंस पहचानने के लिए भी एक क्वेश्चन आएगा, दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, देगा मतलब कौन सा टेंस है, जैसे वी शैल बी सक्सेसफुल ऐसे दे देगा, आइडेंटिफाई द टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग लाइन्स, निम्नलिखित लाइन में टेंस पहचानो। वी शैल बी सक्सेसफुल दे देगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे 4 टेंस का नाम दे देगा। तो आप कंटिन्यूअस बहुत बच्चे लगा देंगे जो बी का सही रूप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, वो सोचेंगे विल बी शैल बी, हाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगता है, लगा दिए और उनका 1 नंबर चला गया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। विल बी शैल बी अगर दिया है तो उसके साथ देख लीजिए, अगर वर्ब के आईएनजी फॉर्म आया है तब तो आप उसको कंटिन्यूअस बताइए, नहीं तो बताइए फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए छोटी छोटी बातें हम बता देते हैं, क्योंकि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में, इसलिए हम उसको चर्चा करते जा रहे हैं, अब कोई गलती ना करें। मैं 3 दिनों के लिए अनुपस्थित रहूँगा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई शैल रिमेन एब्सेंट। रिमेन माने भी रहना होता है, लिव माने भी रहना, लेकिन किसी स्थान पर रहने की बात किया तब लिव रहता है, जैसे ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता है, आई लिव इन इलाहाबाद में, इलाहाबाद में रहता है, इस तरह से। लेकिन वैसे रहना का अंग्रेजी अनुपस्थित रहना, ठीक है। जैसे स्कूल बंद रहना तो वहाँ रिमेन का प्रयोग होता है, इसलिए स्कूल बंद रहेगा, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, ठीक, अनुपस्थित रहेगा, रिमेन एब्सेंट। तो इस तरह से रहने के लिए रिमेन लगता है। तो आई शैल रिमेन एब्सेंट, मैं अनुपस्थित रहूँगा फॉर 3 डेज माने 3 दिन तक, फॉर माने तक भी होता है, क्लियर। इंडेफिनिट टेंस में फॉर माने तक होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर माने सिंस या फॉर मतलब से होता है। इस तरह से एक शब्द का कई जगह प्रयोग होता है, अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग टेंस में अलग अलग अर्थ होता है। तो इसको आपको प्रैक्टिस जैसे पढ़ते पढ़ते आएगा। फौज हमारे लिए तैयार रहेगी, फौज हमारे लिए क्या रहेगी? तैयार रहेगी। तो द आर्मी, आर्मी माने फौज या सेना, विल बी माने होगी, अलर्ट माने सावधान रहना, तैयार रहना, किसी काम करने के लिए एकदम अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ, तो वही विल बी अलर्ट माने तैयार हो जाएगी या तैयार रहेगी, बात एक ही हुआ।
फॉर द अटैक माने आक्रमण के लिए, हमले के लिए चाहे आक्रमण के लिए, बात एक ही हुआ। अटैक मीन्स हमला या आक्रमण। डॉक्टर लोग ऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे। द डॉक्टर्स विल बी रेडी। विल बी रेडी माने तैयार होंगे या तैयार रहेंगे। फॉर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए तैयार होंगे तभी तो तैयार रहेंगे, मतलब तैयार हो जाएंगे यानी कि तैयार रहेंगे, वो तैयार हुए रहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। तैयार रहेंगे या तैयार हुए रहेंगे, इस तरह से विल बी रेडी माने तैयार रहेंगे या तैयार हो जाएंगे, बात एक ही हुआ। वह एक सच्चा देशभक्त होगा। ही विल बी ए ट्रू पैट्रियाट। ट्रू माने सच्चा, पैट्रियाट माने होता देशभक्त, ठीक। तो होगा क्या अंग्रेजी, यहाँ देखिए विल बी लगा एक साथ। वे हमारे आदरणीय सदस्य होंगे। दे विल बी, वे होंगे, क्या होंगे, आवर माने हमारे, ऑनरेबल मेंबर्स माने होता आदरणीय सदस्य। आदरणीय कहो चाहे सम्मानीय कहो, बात एक ही हुआ। ऑनर मीन्स सम्मान या आदर, इसको रेस्पेक्टेबल भी कहते हैं दूसरा अंग्रेजी। तो इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज दिया है, आप एक्सरसाइज को करिएगा, फिर उसके बाद जो मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो एक्सरसाइज को कर लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ, उसको मिला लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7 का देखिए, पहली एक्सरसाइज है, वह अपने पिता की योग्य पुत्री बनेगी। तो इसकी बनेगी का मतलब होगी, क्योंकि आपको देखिए किताब में बहुत जगह दिया गया है बनेगी, होगी, तो उसके लिए जो है बिल भी लगेगा, रहूँगा। तो यहाँ बिल भी, क्योंकि बिल भी शैल भी के ही प्रयोग से आपको बनाना है, तो बिल भी शैल भी जरूर लगाना, इतना जान लीजिए। वह अपने पिता की योग्य पुत्री होगी, बनेगी। तो सी बिल बी माने बनेगी हो जाएगा, बी माने होना, योग्य पुत्री होगी या बनेगी, बात एक ही हो। जब योग्य होगी तभी तो बनेगी, पहले आप अब योग्य होइए तब योग्य बन जाओगे, तब सब लोग कहेंगे योग्य। सी विल बी ए वर्दी माने योग्य किताब में दिया है, वैसे एबल माने भी योग्य होता है, तब आयन लगेगा, आयन एबल। या सी विल बी ए वर्दी डाटर, पुत्री का लिख देना डाटर, वर्दी डाटर, DAUGHTER। उसके बाद अपने पिता की अंग्रेजी होगा ऑफ हर फादर, ऐसे हो जाएगा। सी विल बी ए वर्दी डाटर ऑफ हर फादर। दूसरा है, यह मेरे लिए एक कीमती सलाह होगी। दिस विल बी, यह होगी ए वैल्यूएबल, किताब में दिया कीमती की अंग्रेजी। दिस विल बी ए वैल्यूएबल एडवाइस, सलाह की अंग्रेजी भी दिया है, वैल्यूएबल एडवाइस फॉर मी, मेरे लिए अंग्रेजी फॉर मी। तुम्हारा बेटा आगे चलकर बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा। तो योर सन, तुम्हारा बेटा कहेंगे, योर सन विल बी, बनेगा या होगा, विल बी वेरी, ठीक है, वेरी बिग सोशल, हाँ वर्कर, सोशल वर्कर इन फ्यूचर, ठीक है, बिल्कुल सही है, सामाजिक कार्यकर्ता। विल बी ए वेरी बिग सोशल वर्कर इन फ्यूचर, ठीक, आगे चलकर मतलब भविष्य में। या बिल्कुल असंभव होगा, दिस विल बी क्वाइट इम्पॉसिबल, या इट भी लगा सकते हैं, इट विल बी क्वाइट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल लग दिया किताब में, असंभव अंग्रेजी। नाभिकीय युद्ध मानवता के लिए बड़ा विनाशकारी होगा, तो नाभिकीय युद्ध अंग्रेजी किताब में दिया न्यूक्लियर वार, बिल भी होगा बड़ा विनाशकारी, क्योंकि किताब में दिया है हाईली डिस्ट्रक्टिव, फॉर ह्यूमनिटी, फॉर माने के लिए, ह्यूमनिटी माने मानवता, किताब में दिया गया स्पेलिंग। वह अपनी विफलता पर निराश हो जाएगा। सी विल बी, निराश का किताब में दिया डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलर, विफलता का मतलब असफलता या विफलता एक ही है। सी विल बी डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलर, सॉरी नहीं, ही विल बी होगा, ही विल बी डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलर, ही रहेगा, सी नहीं रहेगा, सॉरी, क्योंकि लड़का है। ही विल बी डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलर। मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य बनूंगा। आई शैल बी योर ओबेडियंट, आज्ञाकारी का किताब में दिया ओबेडियंट, प्यूपिल, प्यूपिल माने शिष्य। आई शैल बी योर, आपका कहेंगे योर, किताब से देख के लिखेंगे आप ओबेडियंट प्यूपिल लिख लेना, आई शैल बी योर ओबेडियंट प्यूपिल। युद्ध के बाद जीवित बचे रहने वाले हम भाग्यशाली लोग होंगे। हाँ, तो वी शैल बी, हम होंगे, क्या होंगे, भाग्यशाली लोग। तो भाग्यशाली कहेंगे जो होता है लकी, लकी माने भाग्यशाली,
लकी पर्सन्स या लकी पीपुल। फॉर्चुनेट माने भी भाग्यशाली होता है, ठीक, या लकी LUC की बात। वी शैल बी लकी पीपुल या लकी पर्सन्स। टू सर्वाइव किताब में दिया, टू सर्वाइव माने जीवित बचे रहने वाले। टू सर्वाइव आफ्टर वार, आफ्टर वार। टू सर्वाइव किताब में दिया है, उसके बाद आफ्टर वार लिख दोगे तो युद्ध के बाद की अंग्रेजी हो जाएगी। क्लियर हो गया। आने वाली पीढ़ियों के भारतीय देश के बौद्धिक और परिश्रमी नागरिक होंगे। आने वाले पीढ़ियों के भारतीय, इसकी अंग्रेजी होगी द कमिंग, ठीक है, हाँ, द कमिंग, आने वाली पीढ़ियों की। ऐसे करो, पीढ़ियों के भारतीय, ऐसे करो, पहले भारतीय लिखो, द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन, ऐसे लिखो, द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन, माने हो गया आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, क्योंकि पहले के भारतीय कहीं लिखे हैं, तो द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय, के बाद वाले की अंग्रेजी पहले लिखा जाता है, फिर के की तब फिर उसके पहले, द इंडियन ऑफ कमिंग जनरेशन। हाँ, देश के बौद्धिक और परिश्रमी नागरिक होंगे, बिल भी होंगे, क्या होंगे, हाँ, बौद्धिक अंग्रेजी होगा इंटेलिजेंट किताब में दिया, एंड करके परिश्रमी कहेंगे इंडस्ट्रियस। बिल भी द इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस सिटीजन किताब में दिया है नागरिक अंग्रेजी, द इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के कहेंगे ऑफ द कंट्री। लास्ट वाला, इस देश का भविष्य उज्जवल होगा, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, इस देश का भविष्य की अंग्रेजी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। बिल बी ब्राइट माने उज्जवल, किताब में दिया है, ब्राइट मीन्स क्या होगा, उज्जवल। तो चलिए फिर आज इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा।